चलो अंतिम गिनती शुरू हो गया तुम लोग का। हाँ देखो यहां पर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन देखो, कुछ आंकड़ों के 15 प्रेक्षण का योगफल दिया हुआ है 434 प्लस एक्स। यदि आंकड़ों का माध्य x है तो x का मान क्या होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नहीं है? तो 15 प्रेक्षण का योगफल दिया हुआ है और इसका माध्य भी दिया हुआ है। तो 15 प्रेक्षण का माध्य अगर x दिया हुआ है तो कुल योगफल क्या हो जाएगा? 15 गुना x। बोलो होगा कि नहीं होगा? और ये कुल योगफल दिया हुआ 434 प्लस एक्स के। तो 434 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 15 गुना एक्स के। एक्स को घटा दोगे तो ये आ जाएगा 14x बराबर 434। 14 से काट दोगे 14 तिया 42, 14 इकाई 14। आंसर क्या आ जाएगा? 31। तो आसान क्वेश्चन था। चले आगे। देखो यहां ए और बी समीकरण है। ए और बी यहां पर समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0 के मूल है। तो ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब का मान क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या पूछा, ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब है। तो क्या यह ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो क्या? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी अंदर चला आएगा। अब यहां पर a इंटू बी का मतलब होता है मूलों का गुणनफल और a प्लस बी का मतलब होता है मूलों का योगफल। अगर यह समीकरण हमारे पास दिया हुआ है तो समीकरण दिया हुआ है तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी मूलों का योगफल हमारे पास हो जाएगा माइनस बी बाई ई। तो माइनस माइनस ये क्या हो गया है? प्लस। बोलो हो गया है। और a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? c बाई ई। तो c के जगह पे -14 है, a के जगह पे क्या है? 1 है। ये हमारे पास आ जाएगा -14/1। अब यहां पर मान रख दो। देखो -14 का ये स्क्वायर हो जाएगा, -14 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 196। और इसको गुना किससे करना पड़ेगा? 5 से। तो 196 को गुना कर दोगे किससे? 5 से। 14 19 पचे 95 और 6 पंचे 30, क्या 980 आ जाएगा? क्या बताओ? तो आंसर हमारा देखो आ गया ऑप्शन नंबर ए। ए क्यूब बी स्क्वायर में ए स्क्वायर बी क्यूब में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। यहां से बच जाएगा ए और यहां से क्या बच जाएगा? बी। ए इंटू बी बराबर होता है मूलों का गुणनफल, ए प्लस बी बराबर होता है मूलों का योगफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर हो जाता है हमारे पास सी बाई ए और मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। बढ़े आगे। देखो यहां पर ये 8 सदस्य को 9 पुरुष और 7 महिलाओं के समूह से चुना जाना है। अधिकतम 3 महिलाओं और कम से कम 4 पुरुषों के साथ सदस्यों को कितने तरीके से चुना जाएगा? अब देखो ये जो है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आना चाहिए सबसे पहले। तो देखो एनसीआर का जो वैल्यू होता है, पहले हम थोड़ा सा समझाते हैं उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। एनसीआर का वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू क्या होता है? फैक्टोरियल आर की। एनसीआर का मतलब होता है एन में से आर को चुनना, आर को सेलेक्ट करना। सिलेक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं और अरेंजमेंट को हम लोग परमिटेशन बोलते हैं। तो एन में से आर को अगर सेलेक्ट किया जाएगा तो उसी को फार्मूला के रूप में कैसे कहा जाएगा? एनसीआर। एनसीआर का फार्मूला क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो यहां पर देखो इसको बनाने के लिए आना चाहिए। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 10C2,
अगर 10C2 लिखा हुआ है, अगर 10C2 लिखा हुआ है, या हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5C2 कर लेते हैं, और इस पे ध्यान देना, अगर फैक्टोरियल 5 है, ये 5 है, तो फैक्टोरियल 5 ऊपर में लिखेंगे, नीचे में क्या लिखोगे, 5 में से 2 घटा करके फैक्टोरियल 3, और गुना क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 के। फिर यहाँ पर फैक्टोरियल 5 अगर लिखा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 4, और गुना क्या हो जाता है फैक्टोरियल 3, अब बट्टे में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाता है, बोलो कट जाता है क्या। अब इसी को शॉर्टकट में इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इसी को शॉर्टकट में हमने ये देखा कि इसका जो अंतर है वो कट जाता है, इसका जो अंतर है 5 और 2 का जो अंतर है फैक्टोरियल 3, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसलिए अब हम इसको डायरेक्ट बोलेंगे कि 5 है और यहां पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 5 को उल्टा गुना करोगे 2 बार तक, 5 गुना कहां तक 4 तक, और नीचे में क्या लिख दोगे फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर बताओ 5C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5 गुना 4 बटे 2 गुना 1 यानी 10। फिर सुनो 5C3 के बारे में देखो ध्यान से, 5C3 को भी सॉल्व करोगे तो ये आएगा देखो 5, अब उल्टा गुना करोगे ना, तो 5 गुना 4 गुना कहां तक 3 तक, और इसके नीचे में लिखोगे 3 गुना 2 गुना 1। अब एक बात फिर से यहां पर गौर करो, 3 से 3 कट गया क्या, 3 से 3 कट गया, तो क्या 5 गुना 4 बटे 2 गुना 1 आया, यही ना आया, 5 गुना 4 बटे 2 गुना 1 आया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब जब इस दोनों का वैल्यू सेम ही आता है तो हम बोल सकते हैं कि 5C2 ये बराबर किसके हो जाएगा 5C3 के, 5C2 ये बराबर किसके हो जाएगा 5C3 के। मतलब ऊपर में n देखो सेम है, n क्या है सेम है, और ये जो 2 और 3 है इस दोनों का योगफल देखो n के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अगर क्वेश्चन में अचानक से आपके पास ये आ जाए कि NCr1 और ये बराबर दे दिया है NCr2 के, तो इनमें से कौन सा सत्य है, बोलेगा R1 बराबर R2, R1 बराबर R2 या R1 प्लस R2 बराबर N के, ये सही है कि नहीं है बताओ। तो बोलोगे इस दोनों का जो योगफल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा। क्या बात आ रहा समझ में। अब यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ऐसा लिखा गया था, ऐसा लिख दिया कि ये है 9C4 और ये बराबर कर दिया गया है 9CX के, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा, क्या होगा जल्दी बोलो। तो बोलोगे 4 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, तो 5, तो x का मान क्या आ जाएगा 5। तो ये निकालने का तरीका है, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। यहां पर देखो ध्यान से, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दो। 8 सदस्य को 9 पुरुष और 7 महिलाओं के समूह में चुना जाना है। अधिकतम 3 महिला और कम से कम 4 पुरुषों के साथ सदस्यों को कितने तरीके से चुना जाएगा, सदस्यों को कितने तरीके से चुना जाएगा। ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो ये देखो कि पुरुषों की संख्या कितनी है 9 पुरुषों की संख्या और 7 महिलाओं की संख्या। टोटल सदस्य कितना चुनना है, तो बोलोगे 8, टोटल सदस्य कितना चुनना है 8। अधिकतम 3 महिला हो सकती है, अधिकतम 3 महिला हो सकती है, तो न्यूनतम तो कुछ भी हो सकती है, 3 से अधिक महिला नहीं होगी। तो पहला कंडीशन को लेकर के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो यहां पर अधिकतम अगर 3 महिला होगी तो बोलोगे क्या 7 में से 3 महिला को चुनेंगे 7C3, तो 3 महिला को चुनेंगे और टोटल सदस्य की संख्या कितनी है 8, तो 8 में से अगर 3 महिला आ गई तो शेष कितना बचा 5, तो 5 सदस्य किससे चुनाएगा 9 से, तो हम लिखेंगे 9C5 इंटू 7C3। लेकिन यहां पर कंडीशन है अधिकतम, और भी कंडीशन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अधिकतम 3 महिला हो सकती है, न्यूनतम का कोई हिसाब नहीं है। क्या 7C2 भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, अधिकतम न्यूनतम का कोई सीमा नहीं है। तो 3 से 1 कम कर दिए 2, अगर 2 सदस्य 8 में से चुना गया तो 6 सदस्य किस में से चुना जाएगा 9 में से, तो हम लिखेंगे 9C क्या हो जाएगा 6। क्या और कंडीशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कंडीशन बनता जाएगा। क्या 7C1 होगा, अगर 7C1 होगा तो बच गया 8 सदस्य में से 1 सदस्य, बचा कितना 7, और वो 7 सदस्य किससे चुनाएगा 9 से, तो यहां क्या लिखोगे 9C7 प्लस, क्या 0 भी हो सकता है क्या, तो एक भी महिला नहीं चुनाया जाएगा, तो 7C0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या अब सारा का सारा 8 सदस्य 9 पुरुष में से चुनाया जाएगा, तो हम लिखेंगे 9C8। अब इसको सॉल्व करना है, ये इतना कंडीशन बनेगा, अगर अधिकतम 3 महिला होगी तो 5 पुरुष,
2 महिला होगी तो 6 पुरुष, 1 महिला होगी तो 7 पुरुष, 1 भी महिला नहीं होगी तो 8 पुरुष। तो अधिकतम सीमा किसका दिया हुआ है? महिला का। न्यूनतम का कोई सीमा नहीं है। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्या 9C5 है क्या? तो 9C5 है तो क्या इसको 9C4 की तरह बना सकते हैं क्या? और 9C4 की तरह अगर बनाएंगे तो 9 को कितना बार उल्टा गुना करेंगे? 4। 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6। अब बट्टे में क्या लिखोगे? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्या ये बात समझ में आया? 9C5 भी लिखते, अगर उल्टा गुना करते तो यहां पर देखो 5 भी आता और इधर भी क्या आता? 5। तो ये दोनों देखो 5 कट जाता कि नहीं कट जाता? बताओ। चलो इसको काट देते हैं, ठीक है। 7C3 को क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। ठीक है, 7 6 5, नीचे में क्या लिखोगे? 3 2 1। बोलो ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या 9C6 है तो 6 ज्यादा बढ़िया लिखने में होगा कि 3 ज्यादा बढ़िया लिखने में होगा? तो 9C6 रहेगा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 9C3, वो ज्यादा आसान हुआ। अब यहां पर लिखोगे तो यहां पर कैसे लिखोगे? 9 इंटू 8 इंटू 7। अब बट्टे क्या लिखोगे? 3 गुना 2 गुना 1। अब गुना, ये 7C2 लिखा हुआ तो क्या लिखोगे इसको? 7 गुना 6 बटे 2 गुना 1 प्लस, अभी एक और यहां पर दो कंडीशन और है। 9C7 लिखा हुआ है तो क्या हम लोग इसको 9 इंटू 8 अब बटे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है? 9C7 को 9C2 की तरह लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 8 बटे 2 इंटू 1। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 7C क्या है? 1। तो 7 को एक बार ही लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 9C8 लिखा हुआ है तो क्या 9C1 की तरह लिखेंगे क्या? और 9C1 को क्या लिखेंगे बताओ? 9। ये इसका लिखने का तरीका है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहां से। देखो यहां से सॉल्व करते हैं तो देखो 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, 4 से ये कितना बार में कट गया? 2 बार में कट गया। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया। देखो 9 सते 63, 63 और 63 को 7 से गुना करो, 7 तिया 21 और 6 सते 42, 441 आ गया क्या? और 441 पे 5 दूनी 10 को गुना कर दो। देखो 9 सते 63, 63 को 7 से गुना करते हैं, 60 को 7 से गुना करोगे 420 और 7 को 3 से गुना करोगे 21। 441, 441 को 10 से गुना करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 4410 प्लस, अब यहां से सुनो, ये हमारे पास क्या सब कट जाएगा? देखो 3 से ये 3 बार में कट गया, कट गया। और 2 से ये 4 बार में कट गया, ठीक है। और फिर 2 से इसको हम लोग 3 बार में काट देंगे, ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 12 सते 84, 84 को 7 से गुना कर दो, 84 को 7 से गुना कर दोगे, 7 चौका 28, 8 सते 56, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 560 प्लस 7 छाके 42। देखो 4 तिया 12 सते 84, 84 को 7 से गुना करना है, 7 चौका 28 और 80 को 7 से गुना करोगे 560। तो 560 में 28 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 588 और 588 को फिर किससे गुना करोगे? 3 से। तो 8 तिया क्या आ जाएगा? 24, 588। 8 तिया क्या लिखोगे? 24। 8 तिया 24 में 2 को जोड़ोगे 26, 2 बच गया, 5 तिया 15, 2 1764। बोलो ठीक है। उसके बाद प्लस, यहां पर देखो एक काम, एक बुद्धि यहां पर और भी लगा सकते थे। देखो यहां पर 3 कितना बार आया? 2 बार। 3 कितना बार आया? 7 कितना बार आया? और 2 कितना बार है? 2 बार। 2 कितना बार है? तो 7 तिया 21, 21 दूनी 42 का स्क्वायर, 21 दूनी 42 का, तो 42 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 1764। 2 से काटोगे, 2 चौका 8, 9 चौका 36, 36 को 7 से गुना करेंगे, 6 सते 42, 7 तिया 21 में 4 को जोड़ोगे 25, अब प्लस हमारे पास क्या आया? 9। इन सभी को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। इन सभी को जोड़ दो। अब 4410 है और 1764 है और 252 में 9 को जोड़ेंगे, 4400 प्लस 100 मिलके आ गया 4500। 4400 प्लस 1700, 4400 में अगर हम 1700 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 6100। 6100 200 मिलके 6500, 6100 और 200 मिलकर के क्या आ जाएगा? 6300। देखो नजदीक में कौन सा आ गया है? यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं क्या? देखो तो 4 2 6, 6 और 9 मिलकर के 15। आंसर देखो ये आ जाएगा सी, उससे ऊपर वाला होगा ना।
शॉर्ट, इसका शॉर्ट एक गो है, आंख बंद करो, जिस पे ऐसे ऐसे करना है आंख बंद करके, बात समझे, 100 तक गिनना है, 100 जहां पे खत्म होगा वही आंसर हो जाएगा, बात समझे हैं? तुम लोग का खाली शॉर्टे वाला क्वेश्चन करा है ना, शॉर्टे वाला क्वेश्चन करा है, हैं? अरे बुड़बक, ड्राइवर बनना कि खलासी, हैं? चलो समझ गए हम। देखो अगला क्वेश्चन, देखो यही जो डर है ना, यही जो डर है कि हम शॉर्टे बनाएंगे, खाली वही बनाएंगे जो हमको आता है, खाली वही बनाएंगे जो जल्दी जल्दी बन जाए, तो एग्जामिनर थोड़ी समझ के जाएगा कि नहीं वही देंगे, ये भाई साहब को जो कुछ नहीं आता, दुक्का पहाड़ा आता है, खाली बस वही क्वेश्चन देना है और बाकी नहीं देना अपने मन से, कहीं ज्यादा दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। आई मेरा क्वेश्चन भी नहीं है, ये भी तुम लोग को अगर लग रहा है कि कोई, ये तो लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड, अरे एक्सपेक्टेड नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का है, बात समझ में आ रहा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलो हम समझिए गए, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। पैसेंजरे गड़बड़ है, चलो देखो यहां पर, अब देखो इसमें बताएंगे शॉर्टकट तो तुम लोग का दिमाग हैंग कर जाएगा। x बराबर क्या दिया हुआ, √5 + 1 बटे क्या दिया हुआ, √5 - 1, और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √5 - 1 बटे √5 + 1, और क्वेश्चन हमसे जो पूछा है, ये पूछा है x² + xy + y², और बट्टे में आ गया है x² - xy + y²। शॉर्टकट में बता देना, हाँ पक्का, बाद में नहीं बोलना, बताओ x² + y², याद है वैल्यू, x² y² का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, तो जहां पर x² y² लिखा हुआ है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, तो माइनस 2xy में प्लस xy होगा, तो क्या यहां पर माइनस xy होगा क्या, नीचे में आ जाओ, x² + y², x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और माइनस xy पहले से है, तो यहां पर क्या हो जाएगा इस बार, x + y का होल स्क्वायर माइनस 3xy, माइनस क्या हो जाएगा 3xy, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट में बताते हैं, लेकिन ध्यान से सुनोगे तब, अब पढ़े हुए हो तो शॉर्टकट याद होगा, और नहीं पढ़े हुए तो लॉन्ग लगेगा बहुत शॉर्ट। x + y जोड़ेंगे, 5 1 6 दूनी 12 बटे 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घट गया 8, 9 में से 1 दिया 6, आंसर आ गया 4 बटे 3, कहाँ गया, कौन सा है, ये आंसर। लेकिन इसके लिए अब ये होगा क्या कि बोलोगे कि सर तो ऐसे कैसे बता दिए, ऐसे कैसे हो गया है, ये तो अभी ना 10 दिन 10 कक्षा है, वो जो 10 दिन 10 कक्षा इसे पिछला बार बताए थे फार्मूला, अब याद करो कि फार्मूला वाला जो बताए हुए थे, ये वाला फार्मूला a + b बटे a - b प्लस a - b बटे a + b, अब याद करो क्या था, बोलोगे a - b a + b, क्या लिखते हैं जल्दी बोलो, a² - b², बोलो इसमें कोई दिक्कत, और a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो ये भी याद होगा कि इसको क्या लिखते हैं, 2a² + b², क्या ये बताए हुए हैं, ये पढ़ाए हुए हैं, बोलो जल्दी। अब हम इस दोनों को जोड़ते हैं, देखो इस दोनों को जोड़ते हैं, क्या ये वैसा ही है क्या, a + b बटे a - b प्लस a - b बटे a + b, क्या कुछ याद आ रहा है, अरे बोलो जल्दी, तभी शॉर्टकट समझ में आएगा। a + b बटे a - b, ये जो हम लिखे हैं a + b बटे a - b प्लस a - b बटे a + b, हमने कहा दोनों का एलसीएम लेंगे, a - b को a + b से गुना करोगे a² - b², ऊपर में आएगा a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी फार्मूला लिखाए थे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये भी याद होगा कि ये भी हमने लिखाया था कि a प्लस बी अब बटे a माइनस बी, और उसमें से घटाते हैं a माइनस बी अब बटे a प्लस बी। तो नीचे में याद करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या था 4ab था कि नहीं था। तो बताओ अगर ये याद रहता तो ये हमारे लिए कितना आसान है। वही हम यहाँ पर यूज किए हैं, लेकिन इसको मन में कर दिए खाली। देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं, ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे ना जी, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर, तो 5 में से 1 गया 4, देखो लिख दिया। ऊपर में क्या लिखोगे 2 इंटू ए का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 6 दूनी 12 को 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 12 को 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा 3। तो हमने x प्लस वाई किया तो इसके जगह पे क्या आया 3, और x इंटू वाई करोगे तो ये तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, नहीं है, और रेसिप्रोकल आपस में गुना होगा तो क्या बनता है a, क्या बनता है। तो वही काम हम किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। देखो यहां पर हमने यहां पर क्या किया कि हमने इसके जगह पे 3 रखा, हम बोलेंगे 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, 3 तिया 9, माइनस x इंटू वाई दोनों को आपस में गुना करोगे, देखो नीचे से ऊपर वाला और नीचे से ऊपर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, तो इसके जगह पे क्या आएगा 1, फिर यहां पर लिखोगे 9 और फिर यहां पर 1 आएगा, 1 को 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा 3, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, तो आंसर हमारा क्या आ गया 4/3। देखो यही आंसर है 4/3। लेकिन ये याद रहेगा तब ना कि अंतिम 10 दिन क्लास वाला ही अंतिम वाला क्लास ही याद रहेगा, पीछे वाला जो पढ़ा है उसका कोई याद नहीं। कैसे चलेगा काम, लगातार ना क्लास चल रहा है जी, ये तीसरा वाला चल रहा है क्लास, इसमें हॉट शॉट लगाना था, तुम लोग इसको कूल शॉट बना दिया है। अरे समझ में आया कुछ, किसको किसको नहीं आया समझ में, सही से बताओ, सबको आ गया है। चलो नहीं आया तब एग्जाम के बाद समझना, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। और इस पे प्रैक्टिस भी करवाए थे क्लास में प्रैक्टिस कराया हुआ ये क्लास में नहीं करवाए हैं। चले आगे, देखो यहां एपी के 11वें पद, एपी के 11वें पद और उसके 18वें पद का अनुपात 2:3 है, तो इसके प्रथम 5 पदों के योग का प्रथम 10 पदों के योग से अनुपात क्या होगा। देखो एग्जाम जो लोग देता है तो पूरा पीछे बहुत सारा चीज सीख के तब जाता है एग्जाम देने, इन्हें जो अंतिम दिन जो क्लास में पढ़ाई हुआ वही आएगा एग्जाम में। ऐसा होता तो लोग अंतिम दिन ना आता क्लास करने, बताओ। तो पीछे जो जितना पढ़ाया हुआ वो सबको याद रखना ना पड़ेगा जी। बताओ एपी है, एपी का क्या मतलब होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए लगातार सीरीज में। अगर लिखा हुआ 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, तो देखो लगातार 4 4 4 4 बढ़ रहा है। इसी तरह के सीरीज को क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। एपी के 11वां पद और उसके 18वें पद का अनुपात है 2:3, तो इसके प्रथम 5 पदों का योगफल और प्रथम 10 पदों का योगफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। यहां पर ध्यान से सुनो, हम देखो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं कि जो 11वां पद है और जो 18वां पद है उसका अनुपात हमारे पास क्या दिया हुआ 2:3। हम इसमें एक काम करते हैं, 11 और 18 के बीच का अंतर कितना है बताओ, 11 और 18 के बीच में कितना का अंतर है, और यहां पर कितना का अंतर है 1 का, तो हम 1 का अंतर ना करके इसको 7 का अंतर कर देते हैं, तो 7 से गुना हो जाएगा। अब इससे हमारा फायदा क्या होगा कि 11वां जो पद है उसको हम 14 मान लेते हैं, और जो 18वां पद है उसको क्या मान लेते हैं 21, 18वां पद को क्या मान लेते हैं 21। अब 11वां पद देखो, इससे फायदा क्या हुआ कि प्रत्येक पद का अंतर 1 1 1 1 का आ गया, प्रत्येक पद के बीच में कितना कितना का अंतर आ गया, लगातार पदों के बीच में 1 1 का अंतर आ गया। 11वां पद अगर 14 होगा तो 12वां पद 15 होगा, 13वां पद 16 होगा, 14वां पद 17 होगा, 15वां पद क्या हो जाएगा 18, 16वां पद क्या हो जाएगा 19, 17वां पद क्या हो जाएगा 20, 18वां पद क्या हो गया 21।
मतलब पद का संख्या देख करके 11वां पद है तो 11 से 3 पक्का ज्यादा है, देख लो, है ना। 18वां पद है तो 18वां से पक्का 3 क्या है, ज्यादा। तो यहां से ये देख करके पता चल रहा है कि 11वां पद पक्का 3 ज्यादा, 18वां पद भी पक्का 3 ज्यादा। अब इसके प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये बताओ कि इसका जो पहला पद होगा, इसका जो पहला पद होगा, उसका पहला पद हम पक्का 3 ज्यादा करके 4 बोल सकते हैं क्या? अरे बोलो ना जल्दी जी। और इसका जो 5वां पद होगा, उस 5वां पद को क्या हम 8 बोल सकते हैं क्या? कैसे बोल दिए? देखो ना, 11 से पक्का 3 ज्यादा है, 11वां पद बोला तो 14, 18वां पद बोला तो 18 3 21। तो पहला पद बोलेगा तो 3 जोड़ दिए 4, 5वां पद बोला तो 8 जोड़ दिए, 10वां पद अगर हमसे बोला है निकालने के लिए तो बताओ 10वां पद क्या हो जाएगा, 13। अब इसका रेशियो निकालना है, इसके प्रथम 5 पदों का योग का और प्रथम 10 पदों का योग का। तो प्रथम 5 पदों का योगफल बराबर एवरेज इंटू एन होता, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये हो गया एवरेज, इंटू नंबर ऑफ टर्म, 5 को पद है तो यहां पर 5 से गुना कर दोगे। इसका 10 टर्म तो पहला पद 4, 10वां टर्म 13, तो हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, और इसको गुना किससे कर देंगे, 10 पद है तो 10 से गुना कर देंगे। और इसका जब अनुपात पूछा है तो ये दो कट गया है, 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 8 4 12, और 12 का रेशियो 13 4 17 गुना 2 के साथ, 2 से फिर काट दोगे, ये कितना बार में कट गया, 6 बार में। आंसर हमारा क्या आ गया बताओ, 6:17। आंसर आ गया है 6:17। योगफल बराबर होता है एवरेज गुना नंबर ऑफ टर्म के, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, समांतर श्रेणी में रहे तब, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, 5 पद का योगफल, पहला पद 4, 5वां पद 8, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म यानी 5 टर्म। 10 टर्म का योगफल, फर्स्ट टर्म 4, फर्स्ट टर्म शुरू से बोला है 10 पद तो पहला पद तो 4 होगा, 10वां पद होगा 13, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म 10 गो है तो 10 से गुना कर दिए। इसमें हम इसको बस रेशियो को बैलेंस करके डायरेक्ट बना दिए, एक्स वगैरह नहीं माने, एक्स नहीं माने, हाँ डिफरेंस से की है। 11 और 18 के बीच में कितना का अंतर है, 7 का, तो यहां भी 7 का अंतर लाना है, और 7 का अंतर लाना है तो 2 से इधर भी, 7 से इधर भी गुना कर दिए, 7 से इधर भी कर दिए। देखो ना, ये 14 हो गया, 21 हो गया, देखो इसके बीच में कितना का अंतर हो गया, 7 का अंतर हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसको भी हम लोग बैलेंस कर लेते, ठीक है, एक से ज्यादा भी रहता तो भी बैलेंस कर लेते। क्या हुआ, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हमारा हो जाएगा, तब 2-2 का अंतर हो जाएगा, और क्या, तब 2-2 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर तो देखो जैसे मान के चलो 3:5 रहता, जैसे तुम्हारा पूछना सही है, 3:5 रहता, कितना का अंतर है, 7 का, यहाँ पर 7 का अंतर है तो 7 तिया 21, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, ठीक है, तो ये 21 आ गया और ये 35 आ गया। अब जो हमारा अंतर आ जाएगा वो उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा, इसमें अंतर कितना कितना का आ जाएगा, लगातार 7 टर्म के बीच में यहाँ पर 14 का अंतर आ गया, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 2, और कॉमन डिफरेंस तब 2 का ही इस्तेमाल करके हम प्रथम पद निकाल लेते, ठीक है। एक हौज में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि तीनों नल को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोला गया है तो हौज कब खाली हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 पाइप है, पहला 2 पाइप, पहला दूसरा और तीसरा, पहला पाइप 3 घंटे में इसको भर सकता है, 3 घंटा 45 मिनट का क्या मतलब हो जाएगा, 3.3/4 घंटा बोलो होगा, तो 4 तिया 12, 12 3 15/4 घंटा हो गया, जबकि सी इसको 1 घंटा में खाली कर सकता है। सी का कार्य क्षमता खाली करने का है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, टोटल यूनिट वर्क लेंगे, 3 15 1 का एलसीएम क्या आएगा 15, तो 3 पचे क्या आएगा 15, 15/4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4, और 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -15। अब हुआ यहां पर क्या, सब 1 बजे खोला, 2 बजे खोला और 3 बजे खोला तीनों को, तो पहला जो नल खोला उसको कितने बजे खोला, 1 बजे, तो 1 बजे से लेकर के पहला नल खोला है उसको 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक चलता रहेगा,
और 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक 5 के कार्य क्षमता से 2 घंटा तक चलेगा, तो 5 दूनी 10 भर देगा। बी को कब खोला है? 2 बजे। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 4 के कार्य क्षमता से 1 घंटा तक चलता रहेगा, तो कितना यूनिट भर देगा? 4। अभी भरने ही वाला था, तब तक उसको खाली करने वाला खोल दिया। और जैसे ही खाली करने वाला खोला तो ये दोनों भर रहा है, इधर ही खाली करना शुरू किया। और हमने क्या देखा कि ये दोनों भरा, 5 4 9, और इधर ही 15 खाली कर दिया। तो 9 भरा, 15 खाली कर दिया। इसका मतलब अब उल्टा काम होना शुरू हो गया। तो अभी तक कितना भरा था? 14। तो खाली जो होना शुरू होगा वो 14 ही खाली होगा कि 15? 14 ही खाली होगा, क्योंकि भरा अभी तक कितना है? 14। अब जैसे ही 14 भरा और बच गया है 3, जैसे ही बच गया है 3, अब 3 बजे तीनों नल एक साथ खोल दिया गया। तो अब 9 भरेगा, 15 खाली करेगा। तो 9 6 होता है 15, 6 के कार्य क्षमता से ये इसको खाली करना शुरू कर देगा। अब 6 के कार्य क्षमता से खाली करना शुरू करेगा। 2 तिया होता है 6, 2 सते होता है 14। 7/3 को हम लोग 2.1/3 घंटा बोलेंगे, और 2.1/3 घंटा को 2 घंटा 20 मिनट बोलेंगे। और 2 घंटा 20 मिनट कब से? 3 बजे से। कब से? तो 3 बजे में 2 घंटा 20 मिनट को जोड़ देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। 2 घंटा 20 मिनट को जोड़ोगे तो 5:20 हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? बोलो। जी बोलिए। 3 बजे तक। हाँ हाँ। 3 बजे खोला ना, 3 बजे तक कितना भर गया? 14 यूनिट। 3 बजे तक भरा कितना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब बाकी जो है डिस्कशन बाद में करना, इधर आ जाओ, है ना। इसमें बताओ, इतना आराम से खोल रहे हैं, भर गया, फिर खोल रहे हैं, तब भी नहीं आ रहा समझ में, कैसे चलेगा? आई अंतिम समय में 20 लीटर 36 लीटर है, दो मिश्रण दिया हुआ है, और इसमें स्पिरिट और पानी का रेशियो है 3 और 7, और एक में दिया हुआ पी क्यू। दोनों मिश्रण को आपस में मिश्रित किया गया है। नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 27:29 है। तो पी क्यू का मान ज्ञात करें। देखो कुछ नहीं है, 20 और 36 को जोड़ो, कितना हुआ? 56। कितना लीटर है? 56 लीटर। और इस 56 लीटर में पी और क्यू का रेशियो क्या दिया हुआ? जल्दी बोलो। 27 और 29। इसमें से 20 लीटर में, इसमें से जो 20 लीटर है उसमें अनुपात हमारे पास दिया हुआ 3:7। और इस 36 लीटर में जो अनुपात दिया हुआ वह दिया हुआ है P/Q। क्वेश्चन पूछा है P/Q निकालिए। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बताओ? 27 + 29 मिलकर के 56, 56 बराबर 56 लीटर के, तो 1 बराबर 1 लीटर। तो ये बताओ 27 लीटर और ये क्या 29 लीटर हुआ क्या? 7 3 10 दूनी 20, तो 3 दूनी 6 लीटर, और 7 दूनी 14 लीटर। अब ये बताओ कि इस दोनों को जब जोड़ा है तब 27 आया है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे ना 27 में से 6 को घटा दीजिए, तो 27 में से 6 को घटाओगे क्या आएगा? 21, और 29 में से 14 को घटाओगे क्या आएगा? 15। बोला आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ये तो रेशियो के रूप में है। किसके रूप में है? ये 21 लीटर हुआ, ये 15 लीटर हुआ। अब इसका रेशियो निकालोगे, 3 7 21, 3 5 15। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 7:5। चले आगे।
चले आगे। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपया में 5 की दर से तथा उतनी ही वस्तुएं 1 रुपया में 4 की दर से खरीदा। उसने दोनों प्रकार की वस्तुओं को एक जगह मिला दिया तथा 2 रुपये में 9 के दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 3 रुपये की हानि हुई है, तो उसके द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुओं की संख्या कितनी थी? कुछ लोग का कहना होगा कि भाई साहब ये तो गलत दे दिया क्वेश्चन। कैसे? 1 रुपया में 5 को खरीदा, 1 रुपया में 4 को खरीदा, तो हो गया 2 रुपया। 2 रुपया में 9 को खरीदा, तो 2 रुपया में 9 को बेचा, तो हानि कैसे हुआ? ना तो हानि हुआ ना तो लाभ हुआ। लेकिन यहीं पे वो गलती कर दिया, क्वेश्चन पे खाली पढ़ा नहीं बढ़िया से। क्या बोला? कुछ वस्तुएं, ये नहीं बोला कि 5 वस्तु, बोला है 5 वस्तु खरीदा। तो कुछ वस्तुएं खरीदा, नहीं पता कि कितना वस्तु खरीदा, लेकिन इसका रेट दिया हुआ है। 5 को वस्तु खरीदा होता तो इसका रेट कितना दे देता? 1 रुपया। दूसरे जगह गया, वह देखा कि 4 को वस्तु दे रहा है 1 रुपया में, तो फिर जाके खरीद लिया। तो ये 2 बार खरीदा और इन दोनों को मिला करके 9 को वस्तु बेच रहा है 2 रुपया में। 9 को वस्तु बेच रहा है कितना रुपया में? 2 रुपया। तो ये जो असल में 9 वस्तु बेच रहा है 2 रुपया में, तो ऐसा नहीं सोचना है कि 9 वस्तु बेचा है। यहां पर कहा जा रहा है कुछ वस्तुएं 1 रुपया में 5 के दर से तथा उतनी ही वस्तुएं, जितना वस्तु पहले खरीदा उतनी ही वस्तुएं 1 रुपया में 4 के दर से खरीदा। अब जाओगे अभी मुसल्लापुर हाट में, पूछोगे गोभी क्या दर है, तो बोलेगा 40 रुपया पर केजी। तो इसका मतलब क्या है कि सब 1-1 केजी लेता है। अभी कोई गोभी का व्यापारी होगा तो हो सकता है 1 क्विंटल भी ले ले। बात समझ में कुछ आ रहा है? ऐसा नहीं कि वहां पे उसको लगा कि नहीं 100 रुपया में 1 केजी दे रहा है, ले करके चलते हैं। फिर आगे गया होगा तो 90 रुपया में 1 केजी और दे रहा था, इस बार 2 केजी ले लिया। है? इसका मतलब हुआ कि जितना वस्तु यहां पे खरीदा उतना ही वस्तु यहां पे खरीदा और दोनों मिला करके बेचा होगा। प्रॉफिट या लॉस कब पता चलता है? एक वस्तु खरीदे 10 रुपया में और 2 वस्तु बेच रही है 15 रुपया में, तो हुआ ना 5 रुपया का फायदा। क्या हुआ? देखो इधर तो लग रहा है सांप सूंघ गया है। अरे तुम लोग भी बोलो यार। एक वस्तु खरीदा 10 रुपया में और 2 वस्तु बेचा 15 रुपया में, बताओ 5 रुपया का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? देखो उधर से बोल रहा है यस सर। साफे मतलब अंतिम अवस्था में चल रहा है। देखो इधर, जब एक खरीदा तो बेचेगा भी कितना? एक। 2 खरीदा तो बेचेगा भी कितना? 2। जब तक वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं होगी तब तक प्रॉफिट या लॉस डिसाइड नहीं कर सकते। देखो दोनों येलो कलर से खरीदा और व्हाइट कलर से हम बोल रहे हैं इसको बेचा। देखो यहां पर 5 4 9 का एलसीएम क्या होगा? 5 चौका 20, 20 9 में 180। बोल होगा कि नहीं होगा? तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसको 180 बना लेते हैं। ये 5 वस्तु तो रेट है कि 5 वस्तु का दाम 1 रुपया है और खरीदा ये बराबर वस्तु। तो बराबर वस्तु खरीदने के लिए इसे सब से कटना चाहिए। 5 को किससे गुना कर दोगे? 36 से। तो 5 को 36 से गुना करोगे तो एक भी 36 से गुना होकर के हम बोल सकते हैं कि 180 को वस्तु खरीदा कितना रुपया में? 36 रुपया में। फिर 180 वस्तु जब खरीदा तो 4 को इस बार किससे गुना करोगे? 45 से। तो इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा? 45 से। तो इस बार बोलेंगे अब 180 वस्तु जो खरीदा वो कितना में खरीदा? 45 में। अब 180 और 180 मिलकर के टोटल कितना हो गया? 360। तो 360 वस्तु बेचेगा। 360 वस्तु बेचने के लिए 9 में किससे गुना करेंगे? 40 से। तो इधर भी किससे गुना कर दोगे? 40 से। ये किसको कितना में बेचा? 80 में। अब यहां पर गौर से देख लो, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या पड़ गया? 36 प्लस 45 मिलकर के, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास पड़ गया है वो पड़ गया है 81। कितना पड़ गया है? 81। और टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 80। तो बताओ लॉस हुआ कि फायदा? कितना का? और यही एक बराबर जो है वह कितना रुपया है? 3 रुपया के। एक बराबर कितना रुपया के? तो 1 रुपया है तो रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कितना वस्तु टोटल खरीदा था? 360 खरीदा तब ना 360 बेचा। तो हम बोलेंगे 1 बराबर 3 के, तो बताओ 360 बराबर किसके? तो 360 को किससे गुना करोगे? 3 से। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 1080। नहीं, टोटल 300 180 खरीदा, फिर 180 खरीदा, 2 बार 180 खरीदा, तो टोटल क्या होगा? 360।
इस क्वेश्चन को वास्तविक रूप से डिफाइन करने के लिए हमको इस तरह से बनाना पड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन को जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम लोग फ्रैक्शन में। कैसे बनाएंगे? फ्रैक्शन में। इस क्वेश्चन को वास्तविक रूप से डिफाइन करने के लिए कि इतना खरीदा फिर इतना खरीदा, दोनों को मिला करके ये बेच दिया, इसी वजह से हमको इसको ऐसे बनाना पड़ा। एक तरीका हमारे पास जो फ्रैक्शन वाला, वो देखो ज्यादा जल्दी बनेगा क्वेश्चन। हटा दे इसको। देखो ये जो है, कुछ वस्तुएं 5 रुपया 1 रुपया में 5 के दर से खरीदा। तो जब खरीद रहा था तो 1 रुपया में 5 के दर से, तो एक का दाम क्या पड़ेगा? 5। 1/5 बोलो पड़ेगा क्या? 5 को खरीदा 1 रुपया में, तो एगो का दाम क्या पड़ेगा? 1/5। फिर आगे जाकर के एक और वस्तु खरीदा 1 रुपया में 4 के दर से, तो 1 रुपया में 4 के दर से खरीदा, तो 1 बटे क्या लिखोगे? 4। तो असल में देखो एक वस्तु हुआ, एक वस्तु हुआ, टोटल मिला के क्या गो वस्तु हुआ? एक वस्तु हुआ, एक वस्तु हुआ, टोटल मिला के क्या गो वस्तु हुआ? तो जब 2 गो वस्तु खरीदा तो 2 गो वस्तु बेचेगा भी ना। लेकिन इसका जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, ये बोला है 2 रुपया में 9 के दर से, तो एगो का दाम क्या हो जाएगा? 2 रुपया में 9 के दर से 2/9। लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं, 2 गो खरीदा है तो बेचेगा भी कितना? तो ये एगो का दाम है 2/9, तो किससे गुना कर दोगे? 2 से। किससे गुना कर दोगे? 2 से। अब इसको सॉल्व करो, 5 चौका 20, ये आ गया 4 5, 4 5 9, ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास हो गया 4/9, ये क्या हो गया? इसका सेलिंग प्राइस। तो बताओ हानि कितना का हो गया? तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, हानि हो गया है 20 9 में 180, 9 9 में 81, 20 चौका 80, 81 में से 80 घटाओगे तो 1/180 बराबर 3 रुपया के। कितना रुपया के? 3 रुपया के। तो बताओ 1 यूनिट बराबर 18 3 54 540 के होगा, लेकिन खरीदा कितना था? तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 540 को किससे गुना कर दोगे? 2 से। उत्तर आ जाएगा 1080। यह तरीका से बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। क्या एलसीएम एचसीएफ पढ़े हो? पढ़े हो ना? सारा संख्या लिखने के लिए आता है। n1 क्या होगा, n2 क्या होगा, एलसीएम कैसे लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल कैसे लिखेंगे, इसका व्युत्क्रम का योगफल कैसे लिखेंगे, वो सारा चीज लिखने के लिए आना चाहिए। बोलो। लेकिन जब आएगा तब ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा, जब आएगा तब ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा, और नहीं आएगा तो देखो हम इसको बना देते शॉर्ट में, लेकिन नहीं आएगा तो इसको पूरा बढ़िया से बनाना पड़ेगा बैठ के। देखो यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ क्या दिया हुआ? 17। तो एक संख्या हमारे पास 17A होगा, दूसरा संख्या 17B होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ? 2312। क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम का योगफल, असल में इसका व्युत्क्रम देखो 1/17A प्लस 1/17B, इसका व्युत्क्रम का योगफल होगा 17A 17B का एलसीएम हो जाएगा 17AB। असल में ये एलसीएम होता है, 17AB क्या होता है? एलसीएम। और ऊपर में आ जाएगा A, ऊपर में आ जाएगा B। देखो यहां पर कितना आसान हो गया, नीचे में 17AB है, 17 से काट देंगे, 17 इकाई 17, 17 इकाई 17, बच गया हमारे पास कितना? 6, 17 तिया 51, 17 छाके 102। तो 17AB का मान क्या आ गया? 136। नीचे में क्या आ गया? 136। ऑप्शन हम देख करके डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 136 वाला आंसर होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ए और बी भी निकालना है तो हम एक काम और कर सकते हैं, 17 से फिर काट दोगे तो 17 से ये देखो 8 बार में कट जाएगा क्या? ए इंटू बी बराबर आ गया है 8 की, ए इंटू बी बराबर 8 के आ गया है। ए और बी क्या है भाई? तो ए और बी दो अन्य गुणनखंड है, दो संख्याओं का दो अन्य गुणनखंड है, और ये दोनों हमेशा क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। ये दोनों हमेशा क्या होता है बताओ? को प्राइम नंबर होता है। यहां पर क्या सब बन सकता है? 1 गुना 8, 2 गुना 4, लेकिन 4 गुना 2 कभी भी को प्राइम नंबर नहीं है। तो ए का मान 1 आएगा, बी का मान 8 आएगा। अब ए प्लस बी का योगफल 8 प्लस 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 9। देखो 9/136 आ गया क्या? चले आगे। एक एक क्वेश्चन सब पढ़ाया गया है, सब A to Z। अब अंतिम समय में याद नहीं रखोगे तो इसको तो प्रॉब्लम में आएगा। एक नाव धारा की दिशा में बिंदु ए से बी तक जाती है, बिंदु ए से 10 किलोमीटर की दूरी पर है।
बिंदु ए से बी की ओर जाती है। देखो क्वेश्चन जो है ऑनलाइन में कम दिख रहा होगा, हम यहां पर लिख देते, ए से बिंदु बी तक जाती है, ए से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर वापस आती है, बी से ए पर वापस आती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो नाव ए से बी तक जाने में और बिंदु बी से ए तक आने में 8 घंटे का कम समय लगता है। बिंदु बी से ए तक आने में 8 घंटे का कम समय लगता है। तो बिंदु बी से ए तक आने में, ए तथा बी से जाने में, ए से बी जब गया तो जितना समय लगा, और बी से ए जब आया तो जितना समय लगा, तो जब बी से ए आ रहा था उससे 8 घंटा कम समय लगा था, उससे 8 घंटा क्या लगा था। तो इसका मतलब है कि यह धारा के दिशा में जा रहा होगा। और इधर से धारा के विपरीत दिशा में कैसे पता चला, क्योंकि क्योंकि अगर समय कम लग रहा है पहले, तो समय कम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा होगा, और बाद में अगर समय ज्यादा लग रहा है तो स्पीड इसका मतलब होगा। तो ये जा रहा था तो धारा के दिशा में जा रहा होगा, और आ रहा तो धारा के विपरीत दिशा में आ रहा होगा। धारा का स्पीड मान लेते एस। एक बार यह जा रहा था, जब यह जा रहा था तो धारा के दिशा में जा रहा था, 3 + s से जा रहा था। और एक बार जब यह वापस आ रहा था तो यह धारा के विपरीत दिशा में आ रहा था, 3 - s। अब ये जब धारा के विपरीत दिशा से आ रहा तो इसको समय ज्यादा लगेगा, और इसको अगर समय ज्यादा लगेगा तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो यह 8 घंटा आएगा। क्या आएगा बताओ, 8 घंटा। यानी इस दोनों का अंतर हमारे पास क्या आना चाहिए, 8। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा, बताइए 9 को ए से बी तक 100 मिनट में पहुंचना है, कितना मिनट में पहुंचना है। तो बताइए 9 की वास्तविक चाल क्या होगी। तो 9 का चाल तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन धारा का चाल तो फिक्स होगा ना। तो यहां पर हम पहले धारा का चाल निकालेंगे। किसका चाल निकालेंगे, धारा का। ए से बी तक गया 10 किलोमीटर है, और बी से ए तक वापस आया, 9 का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का चाल एस मान लिए। एक बार यह 10 किलोमीटर गया 3 + s से, वापस आया 10 किलोमीटर 3 - s से। यह सीधा सा बात है कि जब स्पीड इसका कम होगा तो इसका मतलब इसको समय ज्यादा लगेगा। तो ये जो समय ज्यादा लगा, इस समय से ये समय पक्का कितना घंटा कम है, 8 घंटा कम है। तो दोनों का अंतर 8 घंटा होना चाहिए। अगर हमें स्पीड पता चल गया, धारा का स्पीड, तो बाद में बोला कि नहीं अब इसको 100 मिनट में पहुंचना है, तो 100 मिनट में पहुंचना है तो धारा तो चलिए रहा है, और ऊपर से 9 का स्पीड पता करना है, तो टाइम डिस्टेंस दिया हुआ है। पहले हम धारा का स्पीड निकाल के दिखाते हैं। धारा का स्पीड निकालने के लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाओगे, तो यहां पर देखो, इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लो। अब बोलोगे ई कैसे हो गया। एक बात बताओ, 9 के चाल से धारा का चाल कभी ज्यादा होगा, पहले ये बताओ। अरे बोलो ना जी, 3 से कभी ज्यादा होगा, या 3 खुद भी होगा क्या। अब तो जब 3 हो जाएगा तो धारा के विपरीत नाव चलेगा, वहीं पे खड़े रह जाएगा, चलवे नहीं करेगा, 0 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहां पर 1 रखोगे, अगर हम 1 रखते हैं तो 3 × 1 = 4, 4 से ये 2.5 बार में कट गया। 3 में से 1 को घटाओगे 2, 2 से 5 बार में, 5 से 2.5 को घटाएंगे 2.5 घंटा आएगा। एस का मान हमने 2 रखा, 3 2 5, 5 दूनी क्या होगा 10, तो 2 घंटा यहां लगा। 3 में से 2 को घटाओगे 1, 1 से डिवाइड करोगे तो 10 घंटा यहां लगा। अब देखो तो 10 घंटा से 2 घंटा 8 घंटा कम है कि नहीं, ये बताओ। तो धारा का स्पीड क्या निकला, 2। अब यही धारा का स्पीड है। अब इसी स्पीड से यह ए से बी की ओर जा रहा है, और हमें पता चल चुका है कि ए से बी की ओर, ए से जो बी की ओर जाएगा यह धारा के दिशा में जाएगा। किस में जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट हमें नहीं पता है, क्योंकि बोला है 100 मिनट में पहुंचना है। और धारा का स्पीड हमें पता चल चुका है, b+2। तो ये इसका स्पीड आ गया। स्पीड को हम लोग टाइम से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, टाइम से। ये 100 मिनट है, 100 मिनट को हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो गया, तो स्पीड, और स्पीड को टाइम से गुना करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है बताओ, डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमारे पास कितना किलोमीटर दिया हुआ, 10। सॉल्व कर देंगे, 0 से 0, ये 0 से ये 0, 6 को उधर भेज दोगे तो b+2 का मान आ जाएगा 6। तो b का जो मान आएगा वह क्या आएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नया जो बोट का स्पीड आ गया वह हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी।
चले आगे। 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया का सिक्का है, 5:6:2 में है। सभी सिक्के का मूल्य है 42 रुपया। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसा है, 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपया का सिक्का है। सिक्कों का संख्या का रेशियो दिया हुआ 5:6:2। ये सिक्कों की संख्या है, इसको मूल्य में परिवर्तन करोगे तो 2 गो 50 पैसा मिलकर के 1 रुपया बनाएगा। 2 गो 50 पैसा मिलके, तो 5 गो 50 पैसा मिलके कितना रुपया बनाएगा? 2.5 रुपया। बोलो बनाएगा क्या? 4 गो 25 पैसा मिलके 1 रुपया बनाएगा। तो 6 गो 25 पैसा है तो 4 से भाग लगा देंगे, और 4 से भाग लगाओगे तो क्या 1.5 आएगा क्या? और 1 रुपया का 2 गो सिक्का, एक एक गो सिक्का बनेगा तो कितना बनेगा? 2। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 2.5 प्लस 1.5 मिलकर के 4, 4 प्लस 2 मिलके 6, 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 42 की। तो 6 यूनिट बराबर 42, 1 यूनिट बराबर 7। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 6 सते 42। उत्तर हमारा क्या आ गया? 42। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज, एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया, और उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष में 1290 रुपया मिलता है। मूलधन कितना होगा? मूलधन कितना होगा? 2 वर्ष में 1200 है ना जी। तो साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है? सेम। 1 वर्ष में सेम होगा, 2 वर्ष में 1200 है। बताओ किसी प्रिंसिपल पर, बात पे ध्यान देना, किसी प्रिंसिपल पर किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 600, अरे बोलो जल्दी, और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज कितना? 600, तब ना 1200 हुआ। और ये जो 1290 चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये 90 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। 90 रुपया क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा। और ये 90 रुपया क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है? जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो 600 पर ये किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 90 रुपया बना होगा। बोलो जल्दी। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा मूलधन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो 1 सेकंड का उत्तर था 15%। कितना परसेंट? अरे 15 छा के 90 होता है क्या? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1 सेकंड में आ जाता 15%। लेकिन कोई बात नहीं है, दूसरा सेकंड में प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल का ये 15% होगा कि नहीं होगा बताओ? तो प्रिंसिपल का 15% बराबर 600। तो प्रिंसिपल बढ़ाओ, क्या बताओ क्या होगा? 600 बटे 15 गुना क्या हो जाएगा? 100। 15 चौका 60, 40 को गुना कर दोगे 100 से, उत्तर क्या आ जाएगा? 4000। आंसर क्या आ गया है? डी। दस परसेंट का फ्रैक्शन में वैल्यू बताओ जल्दी से। 1/10। 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/10। 12.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू बोलो जल्दी 1/8। 11.11% का फ्रैक्शन में वैल्यू बोलो 1/9। बोलो है क्या? क्वेश्चन में बोला एक तालाब में मछलियों की संख्या पहले महीने में 10% बढ़ जाती है, दूसरे महीने में 12.5% की कमी, और तीसरे महीने में 11.11% की कमी होती है। 3 महीने के बाद मछलियों की संख्या में 1820 की कमी आ जाती है। तो 3 महीने के बाद बची हुई मछलियों की संख्या ज्ञात करें। तो फ्रैक्शन में रेशियो में दिया हुआ है, देखो 10% की कमी होने का मतलब पहले 10 था, 10 से 1 होकर के क्या हो गया? 9। लगातार सक्सेसिव चल रहा है, वृद्धि हो गया है, तो 11 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 11। 12.5% की कमी हो गई है, तो 8 से क्या लिखोगे? 7। 11.11% की क्या हुई है? कमी। तो कमी हुई है तो 9 से 1 कम कर दोगे, क्या आएगा? 8। अब इसका रेशियो देखो, 8 से 8 कट जाएगा क्या? ये 8 से 8 कट जाएगा, 9 दहे 90, 11 सते 77। बताओ कितना का कमी आया? 13 का। और यही 13 यूनिट बराबर 1820। तो 1 यूनिट बराबर 13 इकाई 13, 13 चौका 52। क्या 140 आ गया? और 140 अगर आ गया है तो क्वेश्चन में पूछा बची हुई मछली कितनी है? 77 यूनिट। 77 बराबर हो जाएगा 11 गुना 7 गुना 140। बोलो लिख सकते हैं क्या? 1 यूनिट बराबर 140 के, तो 77 यूनिट बराबर 77 गुना 140 होगा ना जी।
अब हम बस इसको लिख गुना करने के लिए ऐसा कर दिए, 11 सते 77 गुना 140, 14 सते 98, 980 को 11 से गुना करोगे 8, 9 8 17, 9 1 10, ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा 10,780। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ई। चले आगे, देखो 14 नंबर का क्वेश्चन। आलोक P से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से Q की ओर चलना शुरू करता है। रमन उसी समय 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साथ P से Q की ओर चलना शुरू करता है। रमन Q पर पहुंचता है, वापस मुड़ता है और P की ओर चलना शुरू करता है। वह आलोक से R पर मिलता है। यदि PQ के बीच में दूरी 15 किलोमीटर है तो PR की लंबाई ज्ञात करें। यहां देखो, ये हमारे पास क्या है P और इधर हमारे पास क्या है R। आलोक जो है, ये एक आलोक है जिसका स्पीड दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। रमन का स्पीड क्या दे रखा है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताओ, दोनों जब एक साथ चलना शुरू करेगा तो पहले कौन पहुंचेगा आर पे? पहले कौन पहुंचेगा आर पे? P से Q की ओर है, पहले कौन पहुंचेगा Q पे? जल्दी बोलो। रमन पहुंचेगा। तो दोनों को चलाना शुरू किए, इधर से रमन चलना शुरू किया, जल्दी पहुंच गया Q पे। तब तक बेचारा आलोक चलिए रहा था। ये पहुंचा Q पे और Q पे पहुंचने के जस्ट बाद ऐसे उलट गया, इधर आ गया। तो आलोक जा ही रहा था, इसको रास्ते में मिल गया और इस बिंदु पर मिल गया, R बिंदु पर मिल गया। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा, बताइए P से R की दूरी क्या है? P से R की दूरी क्या है? बात पे यहां पर ध्यान देना। यहां पर P और Q के बीच का दूरी है 15। P और Q के बीच की दूरी है 15। तो हम बोलते हैं, ये मान के चलो कि अगर ये x है, अगर Q से R की दूरी को हम लोग x किलोमीटर मान लेते हैं, तो जल्दी बताओ कि रमन कितना चला? तो बोलोगे रमन चला है 15 प्लस x। रमन कितना चला? तो रमन चला 15 प्लस x किलोमीटर। आलोक कितना चला? 15 माइनस x। बोलो चला जी। तो दोनों के द्वारा जो कुल दूरी तय किया गया, वो कितना दूरी तय किया गया बताओ? 30 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? अरे ये चला 15 प्लस x, ये चला 15 माइनस x। दोनों के द्वारा जो कुल, यहां पर हालांकि दिमाग से लगा दोगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 18 से 3 कम, 12, 12 3 15। आंसर आ गया PR 12। टाइम तो कांस्टेंट होगा ना? टाइम क्या होगा? कांस्टेंट। ऐसे अब सुनो, यहां पर ध्यान से सुनो, इसको छोड़ो 30 को। ऐसे हम बोल सकते हैं ना कि आलोक चला है 15 माइनस एक्स, किस स्पीड से चला है? 6 के स्पीड से। और ये 15 प्लस एक्स चला है किसके स्पीड से? 9 के स्पीड से। और दोनों जब चलना शुरू किया और कहीं ना कहीं मिला, तो दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट होगा। क्या होगा? टाइम कांस्टेंट। तो दोनों टाइम हो गया बराबर। आलोक के द्वारा तय की गई दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, रमन के द्वारा तय की गई दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा से। दोनों का जो समय होगा वो क्या होगा? सेम। यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, यहां पर दिमाग लगा दोगे कि दोनों बराबर कब आएगा? जब x 3 होगा। जब x क्या होगा? 3 होगा। 15 में से 3 गया 12, 6 दूनी 12, 15 प्लस 3 मिलके 18, 9 दूनी 18। यहां भी 2 आया, यहां भी 2 आया। x अगर घट जाएगा तो PR का जो बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, 15 में से 3 को घटा दोगे, उत्तर हमारा क्या आएगा? या प्रिज्म का आयतन ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्रिज्म का भार ज्ञात करें। प्रिज्म का आयतन निकालने के लिए क्या करोगे? जिसमें समकोण है, आधार का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है तो आधार का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमारा 8 और हाइट, तो ये ग्राम है। बाद में इसको केजी में चेंज कर देंगे, बाद में करेंगे केजी में चेंज। यहां पर सॉल्व करो, 2 चौका क्या हो गया? 8, 15 चौका केजी, सॉरी